एवरीवन वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। हमारी एआईबी की पीवाईक्यू सीरीज में हम आज पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। और जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो हैं जून 2026 के पेपर के। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको चैनल पे इस तरीके से प्लेलिस्ट मिलेगी हर सब्जेक्ट की, ऑल दी सब्जेक्ट सेपरेटली, चाहे मेजर हो चाहे माइनर। जैसे ही आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के लिए दिख रही है, ठीक है। इसमें आपको 2014 से लेके जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है। जैसे ही चैनल पे जाओगे तो ये आपको मिलेगी, और आज का वीडियो इस प्लेलिस्ट में अपडेटेड मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये पूरी लगा लेते हो तो आप 2014 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब कवर कर लोगे। आज हम करेंगे जून 2026 के क्वेश्चंस। जल्दी से इस एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बेयर एक्ट यूज होता है इस सब्जेक्ट में। एक या दो क्वेश्चन इससे मोस्टली आते हैं, ठीक है। आपको इसके लिए पढ़ाई के लिए क्या क्या करना है, एक तो बेयर एक्ट आपको आना चाहिए, आपने एक बार पढ़ा हो, ठीक से समझ में आ रहा हो कि बेयर एक्ट में क्या दिया है, एंड पीवाईक्यूज लगाए हो, दैट इज मोर देन इनफ। बेयर एक्ट का एक क्विक रिवीजन 20 मिनट वीडियो है। इसमें हमने इंडेक्स को डिटेल में देखा है ताकि आपको पता हो कि क्या क्या चीजें किताब में है, कैसी हैं, वो कर रखा है। लेटर ऑन इधर ही एक डेढ़ महीने के अंदर हम एक डिटेल्ड रिवीजन भी करेंगे। तो स्टे अपडेटेड फॉर दैट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अच्छा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो भी पीवाईक्यूज की पीडीएफ है और भी नोट्स है सब कुछ वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। सो यू नीड टू डू दिस एंड यू नीड टू डू दिस एंड यू आर डन विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन। दो क्वेश्चन है, माइनर लॉ है, एक्सेसिव टाइम देने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना दो। क्वेश्चन देखते हैं। Whether a landowner who enters into a joint development agreement with a builder contributing land in exchange for 50% of the developed property and a monetary deposit can file a complaint under the Consumer Protection Act 2019 alleging construction defects and delay। सवाल ये पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से मोस्ट एक्यूरेट है। मेन क्वेश्चन ये कि एक लैंड ओनर है, ठीक है। तीन चार लाइन देख के कभी डरो मत, हमेशा क्वेश्चन को डिकोड करो, समझ में आ जाएगा। लैंड ओनर है, एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है एक बिल्डर के साथ, ठीक है। ये दे रहा है अपनी लैंड, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर 50% ऑफ डेवलप्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड एक मॉनेटरी डिपॉजिट। तो बेसिकली लैंड ओनर अपनी लैंड दे रहा है और बिल्डर इसको 50% ऑफ द डेवलप्ड प्रॉपर्टी एंड एक मॉनेटरी डिपॉजिट दे रहा है। सवाल ये है, क्या ये लैंड ओनर एक कंप्लेन फाइल कर सकता है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? देखो, किसी और चीज के अंदर कर सकता है कि नहीं, ये सवाल नहीं है। क्वेश्चन इज, क्या सीपीए के अंदर फाइल हो सकती है कंप्लेन? एलिजिंग, क्या चार्ज लगाते हुए? कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट और डिले, क्या कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट और डिले की कंप्लेन करते हुए वो एक केस फाइल कर सकता है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंप्लेन कर सकता है। कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेट है? मोस्ट एक्यूरेट से देखो एक बात समझ में आती है कि 100% हो सकता है फिट ना बैठ रहा हो हर सिचुएशन में, पर सबसे एक्यूरेट बात क्या हो सकती है ये पूछा है। ए, द लैंड ओनर इज अ कंज्यूमर अनलेस प्रॉफिट मोटिव इज प्रूवन। देखो, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर किसी पे कंप्लेन करनी है, किसी के खिलाफ कंप्लेन करनी है, तो पहले आपका कंज्यूमर होना जरूरी है, राइट, क्योंकि कंज्यूमर्स के लिए बना है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट में बोला कि लैंड ओनर एक कंज्यूमर है अनलेस प्रॉफिट मोटिव इज प्रूवन। अनलेस आप ये प्रूव करना कर दो कि उसका कोई प्रॉफिट का मोटिव है, इसमें उसका कोई प्रॉफिट हो रहा है, तब तक वो कंज्यूमर है, इसलिए कंप्लेन कर सकता है। ऑप्शन बी, लैंड ओनर इज नॉट अ कंज्यूमर एज द ट्रांजैक्शन कंस्टिट्यूट्स अ कमर्शियल जॉइंट वेंचर। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि देखो, नहीं कंप्लेन कर सकता क्योंकि लैंड ओनर एक कंज्यूमर ही नहीं है। क्यों कंज्यूमर नहीं है? क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो एक कमर्शियल जॉइंट वेंचर है, आप मिल के काम कर रहे हो। ऑप्शन सी, लैंड ओनर इज अ कंज्यूमर एज ही डिड नॉट कंस्ट्रक्ट हिमसेल्फ, उसने खुद घर नहीं बनाया था, बिल्डर ने बनाया था, तो इसलिए वो कंज्यूमर है। ऑप्शन डी, लैंड ओनर इज अ कंज्यूमर अगर डिफेक्ट एग्जिस्ट करता है, irrespective of the nature of transaction। it does not मैटर कि जॉइंट काम कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, वो कंज्यूमर है अगर डिफेक्ट एग्जिस्ट करता है। अब इसको ऐसे समझना, मेरे पास एक प्लॉट है, मेरा अपना मकान है, ठीक है, कोई अग्रीमेंट है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं, मेरा घर है। मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया मेरा घर बनाने का, ठीक है, और उसने उसमें गड़बड़ की, क्या मैं कंप्लेन कर सकती हूँ? हाँ, क्योंकि मैं कंज्यूमर हूँ, मेरा घर है, मैं उसे पैसा दे रही हूँ कि मेरे लिए मेरा घर बना दो, जो हम ठेके पे घर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सवाल, मेन क्वेश्चन ये है कि जॉइंट एग्रीमेंट में है दोनों, कि मैं जमीन दूंगी, तुम अपनी एक्सपर्टीज और बिल्डिंग करवाओगे, और उसके बदले में तुम मुझे 50% जो है यहाँ पे डेवलप्ड प्रॉपर्टी दोगे, मॉनेटरी डिपॉजिट भी दे रहे हो, तब क्या मैं कंप्लेन कर सकती हूँ कि नहीं? मेन क्वेश्चन ये। इसका आंसर है बी, द लैंड ओनर इज नॉट अ कंज्यूमर एज द ट्रांजैक्शन कंस्टिट्यूट्स अ कमर्शियल जॉइंट वेंचर।
ये है केस लॉ बेस्ड, ध्यान से सुनना, बहुत फेमस पुराना केस है ये। फकीर चंद गुलाटी वर्सेस उपल एजेंसीज 2008 का केस है। फकीर चंद के पास एक प्लॉट ऑफ लैंड था, ठीक है, उन्होंने कोलैबोरेट किया बिल्डर के साथ, इन रिटर्न उनको एक पोर्शन मिलेगा बिल्डिंग का, ठीक है। डिस्प्यूट वही कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी की टाइमिंग को लेके हुआ कि अभी तक दिया नहीं है, हैंडओवर नहीं दिया, कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम्स हैं। बिल्डर का कहना था देखो जॉइंट वेंचर है तो ये कंज्यूमर डिस्प्यूट तो हो ही नहीं सकता, अगर हम साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो फिर कंज्यूमर डिस्प्यूट कैसे हुआ? कंज्यूमर मतलब मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तुम कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, कोई सर्विस दे रहा हूँ तुम्हें, है ना, हम साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो तुम कंज्यूमर कैसे हुए? तो इसलिए उसने कहा कि लैंड लैंड ओनर जो है वो कंज्यूमर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये बात तो रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि एवरी डेवलपमेंट एग्रीमेंट इज नॉट ऑटोमेटिकली अ जॉइंट वेंचर। उन्होंने कहा कि हर डेवलपमेंट का जो अग्रीमेंट होता है ऑटोमेटिकली एक जॉइंट वेंचर नहीं बन जाता है, आपको रियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखना होगा, सिर्फ लेबल को नहीं। तो ये बात क्लैरिफाई इसलिए की गई कि हर कोई कल को अग्रीमेंट बता के इस बात से स्केप ना कर ले अपनी जिम्मेदारी से। तो इस केस में कोर्ट ने एग्जैक्टली डिनाई नहीं किया, पर ये बोला कि हाँ, हर डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो है ऑटोमेटिकली एक जॉइंट वेंचर नहीं होता है। लेकिन एक केस आगे आया, बुंगा डैनियल बाबू वर्सेस श्री वासुदेव कंस्ट्रक्शंस। इस केस में क्लैरिफाई किया गया कि मेरली इंटेंडिंग टू सेल और रेंट वन शेयर लेटर डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक द ट्रांजैक्शन कमर्शियल। कोर्ट ने अभी भी लैंड ओनर को एज कंज्यूमर रिकॉग्नाइज किया था। लेटेस्ट केस हुआ है, ये मैंने गलती से 2006 लिख दिया है, दिस इज 2026, ठीक है, ओके, दिस इज 20, एक सेकेंड सॉरी, दिस इज 2026, ओके। हबीब अलादीन वर्सेस महमूद बिल्डर्स 2026 का केस है, ठीक है। लैंड ओनर एंटर करता है 50-50 के जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में। बिल्डर ने 1 करोड़ पे किया, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट था, लैंड ओनर को 19 फ्लैट भी मिले। प्रिटी मच एग्जैक्टली जो हमारा केस है, ओके। दे ऑल्सो सोल्ड एंड रेंटेड पोर्शंस ऑफ देयर शेयर, ओके। देन फाइल्ड अ कंप्लेंट सीपीए में कि एक डिफेक्ट एंड डिले है। आप देखोगे मोस्टली जो आपका क्वेश्चन है वो इस पे बेस्ड है। इससे हमें 2 लेसन मिलते हैं कि जो रीसेंट केस लॉज हैं उन पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करना पड़ सकता है, कि उस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एनसीडीआरसी जो है, जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल जो देखते हैं, उन्होंने क्लियरली कहा देखो ऐसा ही है, कमर्शियल वेंचर, लैंड ओनर जो है वो कंज्यूमर नहीं है, ठीक है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी एनसीडीआरसी के मामले में इंटरफेयर करने से मना कर दिया और उनके डिसीजन को अपहेल्ड किया, ठीक है, कि हाँ ये कंज्यूमर कंप्लेंट नहीं है। तो पहले कहा जाता था कि लैंड ओनर एक कंज्यूमर है, बट रीसेंट केस में 2026 में एनसीडीआरसी ने क्लियरली कह दिया कि ये कमर्शियल वेंचर है, लैंड ओनर जो है वो कंज्यूमर नहीं है। इसलिए आपका आंसर है बी, कि लैंड ओनर एक कंज्यूमर नहीं है, ठीक है। तो ये रीसेंट उस पे बेस था। आगे बढ़ते हैं। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, वन साइडेड एग्रीमेंट कौन से होते हैं? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अनकॉन्स्टिनेबल या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। देखो इसका करेक्ट आंसर जब आंसर की आई थी हम सबने बोला था सी है, क्योंकि अनकॉन्स्टिनेबल का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। Something so shocking, one sided, and fundamentally unfair that it goes completely against a clear conscience. Unconscionable मतलब आपके कॉन्शियंस के खिलाफ जाने वाली चीज, ठीक है। वन साइडेड एग्रीमेंट सुन के क्या मतलब समझ में आता है? एक तरफा अग्रीमेंट, ऐसा अग्रीमेंट जिसमें मेरा ही फायदा हो रहा है, तुम्हारा नुकसान है, या एक तरफ का कोई बेनिफिट है क्लियरली, ठीक है। इसमें और ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहे थे उस टाइम। और इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो वन डोमिनेंट पार्टी अपनी जो है ओवरवेलमिंग बार्गेनिंग पावर यूज करती है टू फोर्स एन इनक्रेडिबली अनफेयर डील ऑन टू अ वीकर पार्टी जिसके पास जीरो पावर है नेगोशिएट करने की। अब अगर मैं आपसे ज्यादा अथॉरिटी में हूँ तो मैं आपसे जबरदस्ती कोई ऐसी अपनी पावर का यूज करके डील साइन करा रही हूँ, तो वो अनफेयर होता है, ठीक है। उसको अनकॉन्स्टिनेबल बोलते हैं। हालांकि बहुत बच्चों ने आंसर में डी मार्क किया था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो कि होना भी चाहिए था, क्योंकि ये एग्जैक्टली बेयर एक्ट में आंसर हो रहा है काइंड ऑफ, पर वर्ड टू वर्ड मेंशन नहीं है। बेसिकली लेट मी पुट इट इन वन लाइन, करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। डी इसलिए फिट बैठ रहा था कि पहली बात ये बेयर एक्ट में डिफाइंड है, एग्जैक्टली वहां ये वन साइडेड अग्रीमेंट नहीं मेंशन्ड है, ठीक है, बट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट वही है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे एग्जाम में, एंड फाइनल आंसर की में सी और डी दोनों को सही माना गया था। तो अगर किसी ने अनकॉन्स्टेबल सही मार्क किया था वो भी सही था, जो कि सही है ही है, एंड अगर किसी ने डी मार्क किया था तो वो भी सही था। अगर आप बेयर एक्ट देखोगे, सेक्शन 2 का सब क्लॉज 47 देखोगे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जहां पे डिफाइंड है, क्लियरली लिखा है इट मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस विच फॉर द पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग द सेल यूज और सप्लाई ऑफ एनी गुड और फॉर द प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस अडॉप्ट एनी अनफेयर मेथड और अनफेयर डिसेप्टिव प्रैक्टिस। और उसके अंदर बहुत कुछ है, ये लंबा है, मैंने एक ही हिस्सा इसका स्क्रीनशॉट अटैच किया है।
तो अब एक चीज समझो, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करना, कोई गलत तरीके का काम करना, फॉर एग्जाम्पल फॉल्सली रिप्रेजेंट करना कि गुड्स एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, ठीक है, ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है। हमसे पूछा था वन साइडेड एग्रीमेंट, वो एग्जैक्टली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में नहीं आता है, वो आता है आंसर में सी, तो करेक्ट आंसर सी ही होना चाहिए। बट बेस्ड ऑन दी कंफ्यूजन एंड दी बेयर एक्ट्स, लॉन्ग रन में दोनों आंसर्स को सही माना गया था, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी एग्जाम में होता है। नाउ आई वांट यू टू रिमेंबर टू थिंग्स। देखो, माइनर लॉस को कभी भी इग्नोर मत करना इस एक रीजन से, और सिर्फ माइनर लॉस पे डिपेंड भी मत करना। बट पूरा सिलेबस कवर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से पता चलता है। अगर आप दोनों क्वेश्चंस देखोगे कंज्यूमर के, इसमें आंसर का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, ये कंप्लीटली केस लॉ बेस्ड आ गया, ओके, वो भी थोड़ा सा रीसेंट। तो कोई बच्चा होगा जिसे ये दोनों ही क्वेश्चन नहीं आते होंगे, एंड दैट्स ओके। पर मान लो आप ये तैयार करके नहीं गए हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सोच के कि इससे तो ऐसे फालतू के क्वेश्चन आते हैं, अगली बार मान लो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो डोंट टेक दैट रिस्क। सेम टाइम पे क्योंकि इसमें नहीं आया तो कोई और माइनर लॉ आता होगा इजी, ठीक है, तो इसलिए सारे माइनर लॉ तैयार करके जाना, कभी भी स्किप करके मत जाना। यू नेवर नो कब कहाँ से क्या मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। एंड बिफोर एंडिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम कमिंग अप विद माय मेंटोरशिप प्रोग्राम दिस टाइम। आई एम टेकिंग अप ओनली 20 स्टूडेंट्स जिनको मैं पर्सनली मेंटोर करूंगी फॉर AIB 22। जो एनरोल कर चुके हैं उनकी पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आपको कंप्लीट रोड मैप मिलेगा, आपको कब क्या पढ़ना है, डेली टारगेट्स मिलेंगे, वीकली टारगेट्स मिलेंगे, एक पर्सनलाइज्ड प्लान चलेगा जो आपके रूटीन को सूट करे कि आपके पास कितना टाइम है दिन में, कितना आप कैसे पढ़ते हो, कितनी स्पीड में पढ़ते हो, ठीक है। डाउट सेशंस होंगे, आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। इसमें 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होगी डिटेल सोल्यूशन के साथ। एग्जाम की गाइडेंस मिलेगी, एग्जाम टाइम पे कैसे क्या ट्रिक्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो आपके लिए। एंड अकाउंटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, आपको डेली अपडेट देना होगा, आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कितना बाकी है, एक्सेट्रा। पहले 10 स्टूडेंट्स के लिए चार्जेस 1500, नेक्स्ट 10 के लिए इट्स 2000। वी आर ऑफिशियली स्टार्टिंग ऑन 10th अगस्त, बट जो ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं उनके लिए ये पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, डोंट मिस द चांस। ऑलरेडी काफी सीट्स इसके भर चुके हैं, थोड़े ही बचे हैं, सो डोंट मिस द चांस। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि बाकी जो PYQs कर रहे हैं वो भी आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू।